प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, इंट्रीकेटेड फोर्थ ईयर, निर्मल टीटी कॉलेज, हिंडौन सिटी के ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा प्रश्न पत्र द्वितीय, समावेशी विद्यालय बनाना। समावेशी विद्यालय बनाना इस प्रकरण के बनाना विषय है। इस प्रकरण मेरा है समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं एवं मॉडल। कि समावेशी शिक्षा की कौन कौन सी तो आवश्यकताएं हैं और कौन कौन से मॉडल हैं, उनके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं एवं मॉडल, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 5 आवश्यकताएं मुख्य रूप से होती हैं। अब वो 5 आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में मैं आपको अग्रसर करता हूं। सबसे पहली जो आवश्यकता है वो सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना। सबसे पहली जो आवश्यकता है वो आवश्यकता यह है कि सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना। अर्थात जो जन सामान्य जो बालक है उनको शिक्षा प्रदान की जाए और उनमें सामाजिक नैतिक गुणों, सहानुभूति, जो ऐसे गुण हैं, परस्पर सहयोग, ऐसे गुणों का विकास किया जाए। सामाजिक एकीकरण का मतलब क्या है कि ऐसे बालक जो दिव्यांग बालक हैं, उन दिव्यांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ में समाज में उनको परस्पर सहयोग, उसके बाद में एक दूसरे की परस्पर सहयोग के साथ में उनको सहानुभूतिपूर्ण, प्रेम, नैतिक गुण, ऐसे गुणों का विकास किया जाए जिससे कि सामाजिकरण, एकता की भावना उनमें सुनिश्चित करना। जो बाधित बालक हैं, शारीरिक रूप से बाधित बालकों को ऐसे गुणों का विकास करना जो सामाजिक एकीकरण के सुनिश्चित किया जाए ऐसे बालकों को। इसके विपरीत जो विशिष्ट शिक्षा के जो संपूर्ण विकास उनको संपन्न कराया जाए। जो विशिष्ट बालक हैं उन बालकों के लिए ऐसे गुण उत्पन्न करने के बाद में उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनको समाज के साथ में जोड़ा जाए। इसलिए सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना ये उनका पहला नंबर 1 आवश्यकताएं हैं। उसके बाद में जो नंबर 2 है वो है मानसिक विकास संभव। मानसिक विकास संभव, इसमें देखिए समावेशी शिक्षा में जो अपंग जो बालक हैं उन बालकों को सामान्य बालकों के साथ में मानसिक रूप से आगे लाया जाए। उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। जो सामान्य बालक हैं उन बालकों के साथ में ही उनको आगे लाया जाए ऐसे बालकों के लिए। और इन ऐसे बालकों को आगे ला करके उनको देखिए, प्रत्येक बालक सोचता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हर बालक में ये एक गुण पाया जाता है और वो बालक चाहे विकलांग हो, दिव्यांग हो, मंदबुद्धि हो, लेकिन हर बालक ये सोचता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम में भी वो गुण है जो एक सामान्य बालक में होते हैं। इसलिए सकारात्मक इस सोच के कारण, जो सकारात्मक एक सोच है, उस सकारात्मक एक सोच के कारण समावेशी सिद्धांत जो बालक हैं सामान्य पद्धति के द्वारा, समावेशी शिक्षा के जो सिद्धांत हैं वो सामाजिक पद्धति के द्वारा उनको प्रगति के अवसर दिए जाएं। और विशिष्ट शिक्षा में मानसिक जटिलताएं हैं, उन बालकों की जटिलताओं को दूर किया जाए। जो मानसिक जटिलताएं हैं उन जटिलताओं को समावेशी शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों को शिक्षा से जोड़ा जाए और उनकी मानसिक जो विकास है उनको विकसित किया जाए। किसी प्रकार की हीन भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बालक ये सोचता है कि हम किसी से कम नहीं हैं।
इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाए। इसके बाद में प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, जो समावेशी विद्यालय में या समावेशी शिक्षा में जो आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकता का अगला है मानसिक विकास संभव है। अब मानसिक विकास संभव तभी है जब बालक उसमें किसी भी प्रकार की उसमें मानसिक विकास संभव होगा। इसके बाद में समानता का सिद्धांत नंबर तीन आता है बालक में समानता का सिद्धांत। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, समानता का जो सिद्धांत है वो किस प्रकार है, इसमें देखिए भारत में सामान्य शिक्षा की जो संवैधानिक जो व्यवस्थाएं की गई हैं, भारत में भारतीय संविधान में जो संवैधानिक जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वो अपंग बालकों के लिए शिक्षा को व्यापक रूप देना ही उनका सर्वोच्च दायित्व है। देखिए सामान्य बालक तो है ही है, लेकिन सामान्य बालकों के साथ में संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो अपंग जो बालक हैं उन पर विशेष ही ध्यान देना उनका सर्वोच्च कर्तव्य है, सर्वोच्चता उनको प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे दायित्वों को निभाना ही समावेशी शिक्षा के माध्यम से सभी को समान शिक्षा प्रदान की जाए। देखिए समावेशी शिक्षा के माध्यम से ही सभी को समान शिक्षा प्रदान की जाए, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। समानता का सिद्धांत कि प्रत्येक बालक चाहे वो अपंग है, चाहे वो दिव्यांग है, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से, उसको विशेष ही ऐसी समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे बालक के अंदर हीन भावना का विकास न हो और वो अपने आप को एक स्वतंत्र रूप से समझ सके। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। नंबर पहला बताया सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना, दूसरा बताया मानसिक विकास संभव, तीसरा समानता का सिद्धांत, इसमें समानता का व्यवहार किया जाए बालकों के साथ में, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा दी जाए, क्योंकि हर बालक समान है। संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं के आधार पर ऐसा किया जाए। इसके बाद में आता है समावेशी जो शिक्षा है ये कम खर्चीली है, क्योंकि इसमें सामान्य व्यवस्थाएं रहती हैं। शिक्षा अधिक महंगी होती है, लेकिन प्रशिक्षण की आवश्यकता के कारण इनको ऐसा किया जाता है कि सहायता लेनी पड़ती है। देखिए सामान्य जो शिक्षा है वो खर्चीली तो है ही है, लेकिन समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है, क्योंकि इसमें इतने मनोवैज्ञानिक साधनों आदि का विकास नहीं किया जाता है, इतना एकत्रित नहीं किया जाता है। इन बालकों के लिए तो केवल विशिष्ट संसाधन ही उपलब्ध करा करके, और इनको भौतिकता कम होती है, इसमें दिखावा कम होता है और वास्तविकता अधिक होती है, इसलिए ये कम खर्चीली है। समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से कम है, क्योंकि उसमें तो बहुत अधिक, सामान्य शिक्षा में तो ये उपलब्ध करवाए जाते हैं भौतिक संसाधन, और विशिष्ट शिक्षा संस्था को अन्य स्रोतों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ हैं और मनोवैज्ञानिक आदि। इसलिए समावेशी शिक्षा है, सामान्य शिक्षा से कम खर्चीली है, उसमें तो अधिक संसाधन और अधिकता लाई जाती है। इसमें सामान्य रूप से कम खर्च पर ही काम चलाया जा सकता है। इसके बाद में आता है शैक्षिक एकीकरण। नंबर जो 5 है वो शैक्षिक एकीकरण। इसमें समावेश शिक्षा के द्वारा जो अपंग बालक हैं उनके लिए विशेष विद्यालय रखने से उनका सोचने कार्य करने का क्षेत्र सीमित हो जाता है, इसलिए बच्चा बहुत ही शैक्षिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता है। इसलिए विशेष विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम होने के कारण जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, पाठ्यगामी क्रियाएं हैं, इनको सीमित रखा जाए और बच्चों के लिए अधिक से अधिक रुचि के अनुसार
उनकी विभिन्न क्रियाओं में उन बच्चों को मौका दिया जाए। देखिए, ऐसे बालकों के लिए विशेष क्या दिया जाए, मौका दिया जाए। ऐसे बालकों के लिए, ऐसे बालकों के लिए विशेष मौका दिया जाए और इसमें शैक्षिक एकीकरण किया जाए। किसी प्रकार का शिक्षण में भेदभाव नहीं किया जाए। चाहे अपंग, दिव्यांग, विशिष्ट बालक हो, सभी को समानता से ही देखा जाए और समान रूप से इनको विकसित किया जाए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के इनको विकसित किया जाए। इसके बाद में इनके शैक्षिक एकीकरण तभी संभव है जब अपंग बालक, शैक्षिक एकीकरण तभी संभव है जब अपंग बालक असामान्य बालकों के साथ में रखा जाए, ताकि उनमें रुचि का विकास हो और किसी प्रकार की हीन भावना उनमें विकसित न हो। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, जो सामान्य बालक हैं, उनके साथ में ही अपंग, दिव्यांग बालकों की शिक्षा प्रदान की जाए। उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, जिससे कि उनमें किसी भी प्रकार का या हीन भावना का विकास न हो एवं उनमें किसी प्रकार की कोई अरुचि उत्पन्न न हो और वो अधिक से अधिक शिक्षा का लाभ ले सकें। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, पुनः मैं आवश्यकताओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। देखिए, समावेशी शिक्षा की जो आवश्यकता है वो मुख्य रूप से 5 हैं। समावेशी शिक्षा की जो आवश्यकता है प्रशिक्षणार्थियों, वो 5 हैं। और 5 में मैंने नंबर 1 आपको सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना, समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव न करना, उनको समय पर अपने संसाधन उपलब्ध करवा करके शिक्षा प्रदान करना। उसके बाद में नंबर 2 बताया, मानसिक विकास तभी संभव है जब बिना भेदभाव के बालक को उस शिक्षा से जोड़ा जाए। उनमें किसी भी प्रकार की जो आगे बढ़ने की जो ललक है, प्रत्येक विद्यार्थी में एक ललक होती है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। इसलिए उन बालकों को विशिष्टता का ध्यान रखा जाए, विशिष्ट बालकों के लिए। उसके बाद समानता का सिद्धांत है। इस समानता के सिद्धांत में किसी भी प्रकार से जो व्यापक व्यवस्थाएं वो अपंग बालकों के लिए भी व्यापक होनी चाहिए। सामान्य बालकों को जो व्यवस्था की गई हैं वही व्यवस्थाएं अपंग बालकों के लिए भी होनी चाहिए। ये समानता का सिद्धांत है। उसके बाद में समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है, क्योंकि सामान्य शिक्षा में अधिक इनकी आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि सामान्य शिक्षा में इनको मानसिकता और बौद्धिकता एवं चिकित्सकीय कई संसाधन ऐसे उपलब्ध करवाए जाते हैं। फिर शैक्षिक एकीकरण, इस शैक्षिक एकीकरण में तो यही है कि बालक में किसी प्रकार के बिना किसी भेदभाव के उनको समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जाए, उनमें किसी प्रकार की कोई भेदभाव की स्थिति न हो। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको ये बतलाए हैं। इसमें शैक्षिक एकीकरण है, ये पाठगामी क्रियाएं और पाठ सहगामी क्रियाएं। पाठगामी क्रियाएं वो होती हैं जो सिलेबस के अनुसार तो हैं, जो पाठ जिनके निश्चित हैं। पाठ सहगामी क्रिया ये है जो सिलेबस के साथ में ही अन्य जो शैक्षिक गतिविधियां हैं वो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं। जो विद्यालय में दिन भर में जो गतिविधियां होती हैं वो पाठ सहगामी क्रियाओं के नाम से जानी जाती हैं। इसलिए इनको भी उन बालकों के लिए उपलब्ध करवाया जाए। इसमें जो अपंग बालक हैं, शैक्षिक एकीकरण तब होगा जब अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ में उनको शिक्षा प्रदान की जाए, बिना किसी भेदभाव के सामान्य बालकों के साथ में ही उनको शिक्षित करना, यही सामाजिक एकीकरण या शैक्षिक एकीकरण है। इसके बाद में अगला जो मेरा टॉपिक है वो समावेश शिक्षा की आवश्यकताएं एवं मॉडल। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि ऐसे मॉडल कौन कौन से हैं समावेशी शिक्षा की जो आवश्यकता है। उसके बाद में समावेशी शिक्षा के मॉडल। अब मॉडलों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इसलिए प्रत्येक कार्य करने से पहले एक व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, प्रत्येक कार्य करने के लिए एक प्लानिंग बनाई जाती है, व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं।
इसी प्रकार समावेशी शिक्षा प्रदान करने हेतु एक आवश्यक व अनिवार्य व्यवस्था की आवश्यकता होती है। उस व्यवस्थाओं के लिए विशिष्ट एवं जो समावेशी शिक्षा हेतु कुछ मॉडल बनाए गए हैं, उन मॉडलों के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। अब ये मॉडल कौन कौन से हैं उधर आपको मैं ले चलता हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो मॉडल आता है समावेशी शिक्षा के जो मॉडल हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले जो मॉडल नंबर 1 आता है, उस मॉडल की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। सबसे नंबर 1 मॉडल है ये, इसमें आता है मौखिक संचार मॉडल, जिसको मौखिक संचार मॉडल मौखिक संचार मॉडल। देखिए, ये मौखिक संचार 2 प्रकार से बालक में पाया जाता है। पहला तो होता है वाच युक्त बालक, जो बोल सकता है, कुछ उच्चारण कर सकता है। इस प्रकार के बालकों में ये बोलने का दोष होता है, कईयों में स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं, जो दिव्यांग बालक होते हैं। सामान्य बालक में तो ये मौखिक संचार मॉडल होता है, वो होता ही है। लेकिन जो समावेशी शिक्षा में होता है, इसमें मौखिक जो संचार मॉडल है वो इस प्रकार से है कि दिव्यांग जो बालक हैं वो स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं, हकलाते हैं, तुतलाते हैं। इसलिए जो मौखिक संचार मॉडल है उसमें सबसे पहले मौखिक रूप से अपने विचारों को व्यक्त करना, लिख करके नहीं, मौखिक रूप से बोल करके। अब जब आपने देखा होगा, जो सामान्य बालक हैं वो तो अपने विचार स्पष्ट रूप से रख देते हैं, लेकिन जो दिव्यांग बालक हैं, जो अपने आप को स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं, तुतलाते हैं, हकलाते हैं, या किसी प्रकार की उनके जीभ होठ ये मोटे हैं, इनकी विकृतियां हैं, इसलिए ऐसे बालक अपने विचार मौखिक रूप से नहीं रख पाते हैं। इसलिए मौखिक संचार मॉडल, मौखिक का मतलब मुंह के द्वारा, मौखिक संचार का मतलब अपने विचारों को व्यक्त करना, प्रेषित करना, ये संचार है। इसके अंतर्गत देखिए, मौखिक जो मॉडल है इसमें दूसरी भाषा में विकलांग बालक आते हैं। पहले तो आते हैं जो हकलाने वाले, जिनको स्वर दोष है, तुतलाते हैं, ये आते हैं। दूसरे में आते हैं जो विकलांग बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, उनको भी जैसे सीखने में मंद बुद्धि हैं, इनको बार बार कितना भी सिखा लो लेकिन ये उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ऐसे बालक जो मंद बुद्धि हैं ये भी अपना मौखिक संचार नहीं कर पाएंगे। एक तो है, पहला तो है हकलाने कारण, बोलने कारण शारीरिक जो विकृतियां हैं, दूसरा है मानसिक विकृतियां हैं, मंद बुद्धि है, उसको कितना भी समझा लो लेकिन वो बालक सामान्य रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता है। इसके बाद में संवेगात्मक रूप से अव्यवस्थित होते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं, अव्यवस्थित पाए जाते हैं। उनको बार बार समझा दिया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि उनका दिमाग कुछ अपसेट रहता है, वो समझने की जिज्ञासा उनमें कम पाई जाती है। इसके बाद में व्यक्तित्व संबंधी दोष होते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्तित्व संबंधी दोष पाए जाते हैं। अब व्यक्तित्व संबंधी दोष, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, व्यक्ति बालक को बार बार समझा रहा है लेकिन बालक उसको हीन भावना से नहीं समझ, और वो उसको एक फॉर्मेलिटी रूप में ही समझ पाता है, स्पष्ट नहीं समझ पाता है उसको। उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि बार बार समझाने के बाद में भी वो बालक उस ओर ध्यान नहीं देता है कि मेरे क्या जीवन में काम आएगा, क्या लेना देना, वो अपने आप को। और चौथा कारण है इसमें ही मौखिक संचार के मॉडल में पिछड़ापन, क्योंकि उसको वातावरण ऐसा आ रहा है जिससे वो पिछड़ा हुआ है। वहाँ ऐसे वातावरण में पला हुआ है जहाँ का वातावरण पिछड़ा हुआ है। उस पिछड़े हुए वातावरण के कारण भी वो
मौखिक रूप से अपने संचार मॉडल, अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता है। उसके बाद में एक भग्नाशय का भी अभाव होता है, वो स्पष्ट बोल नहीं पाता है और अपने विचारों को व्यक्त करने की उसमें ललक भी नहीं है। इसलिए ऐसे बालक भी इसी रूप में ही पाए जाते हैं। अब दूसरा जो मॉडल आता है, उस मॉडल का नाम है, जिसको कहते हैं संस्कृति मॉडल। संस्कृति प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, संस्कृति जो मॉडल है, ये सांस्कृतिक रूप से अधिगम में असुविधाएं होना, सांस्कृतिक रूप से अधिगम में असुविधाएं होना और सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक तथा जो वंचित बालक हैं, जो सुविधाएं सामान्य बालकों से प्राप्त होती हैं, वे अधिगम युक्त असुविधाएं बालकों से सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि उनका अधिगम स्तर है वो गिर जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए संस्कृति मॉडल में इसमें जो व्यवस्थाएं वो ऐसी होती हैं कि अधिगम जो बालक है उसमें गिरावट आ जाती है। वो अपने आप को एक सामान्य बालक है, वो तो अधिगम करता है, वो उसका तो एक अधिगम अच्छा है, लेकिन जो विशिष्ट बालक हैं वो और भी श्रेष्ठ हैं। लेकिन जो दिव्यांग हैं, जो अपंग हैं, उन अपंगों का, बालकों का जो अधिगम स्तर है वो बहुत कम पाया जाता है। तो इसलिए उनकी संस्कृति भी पिछड़ी हुई होती है। उनकी शैक्षिक उपलब्धियां नकारात्मक होने के कारण उन पर संस्कृतियों का विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक रूप से ऐसे बालक जो विशेष शिक्षा के अधिकारी तो होते हैं, लेकिन वो अन्य बालकों से विशिष्ट पाए जाते हैं। उनमें सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति संचित होने के कारण सामाजिक और आर्थिक रूप से वो बालक क्या होते हैं, वंचित रह जाते हैं। सामान्य बालक तो सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सुदृढ़ता प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो बाधित बालक है, वो बाधित बालक की जो संस्कृति है वो भी सामान्य बालक से निम्न ही पाई जाती है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बढ़ाव नहीं होता है, बढ़ोतरी नहीं होती है। ऐसे बालकों में देखिए प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका ध्यान पुनः आकर्षित करता हूँ कि ऐसे वंचित जो बालक हैं वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन इनके लिए सामान्य जो शिक्षा के साथ साथ में अतिरिक्त प्रावधानों की भी आवश्यकता होती है। इनके लिए विशिष्ट ऐसी शिक्षाएं प्रदान की जाएं जिससे कि वो अधिक से अधिक लाभ ले सके। अब अगला है, वो है सांख्यिकी मॉडल नंबर 3। सांख्यिकीय सांख्यिकीय मॉडल में वे मॉडल आते हैं जो व्यक्ति की विभिन्नता, जिसके कारण व्यक्तियों में विभिन्नता होती है, उन विभिन्नता के कारण ही बालकों को अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है। व्यक्ति की विभिन्नता के कारण ही उनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। उनकी संख्याएं निर्धारित की जाती हैं कि कितने तो विशिष्ट बालक हैं, कितने विकलांग बालक हैं, कितने सामान्य बालक हैं, कितने दिव्यांग बालक हैं, कितने शारीरिक रूप से हैं, कितने मानसिक रूप से हैं। इस अंतर के कारण ही उनको सांख्यिकीय मॉडल की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए बालकों को विशिष्टता के विषय में बताते हुए, ऐसे बालकों को विशिष्टता के विषय में बताते हुए मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 2 प्रकार के बालक नहीं होते एक समान। अगर 2 बालक होंगे
तो उन दोनों बालकों में भी समानता नहीं पाई जाएगी। आपने देखा होगा एक परिवार में दो बालक हैं तो दोनों बालकों में कुछ समानताएं होती हैं, कुछ असमानताएं होती हैं, लेकिन ये भी उनमें अंतर पाया जाता है। तो सांख्यिकीय मॉडल में देखिए, इसमें जो सभी बालक हैं कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है। हर बालक में कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। अगर दो बालक हैं लेकिन दोनों बालक सामान्य नहीं है, वो दोनों बालक ही विशिष्ट बालक हैं, इसलिए उनमें अंतर विशेष पाया जाता है। ये अंतर 3 सिद्धांतों पर, यदि एक स्वरूप समूह है तो एक जैसे 10% बालक तो औसत से भिन्न माना गया है, 20 को विशिष्ट माना गया है और तीनों को अलग अलग माना गया है। तो लक्षणों के आधार पर ही इनको विभिन्नता पाई जाती है संख्यात्मक। जैसे उदाहरण के लिए कुछ 10 बालकों की बुद्धि लब्धि तो सामान्य है और 5 बालकों की बुद्धि लब्धि बहुत मतलब सामान्य 90 से अधिक है। कुछ 2 बालक ऐसे हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 के करीब है। कुछ बालक ऐसे हैं जिनकी बुद्धि लब्धि केवल 60 और 35 के बीच में ही है। लेकिन जो समावेशी शिक्षा है वो विशिष्ट बालकों के लिए तो बुद्धि लब्धि 100 से ऊपर पाई जाती है। तो ये सांख्यिकी आंकड़े हैं, ये सांख्यिकी क्या है, आंकड़े हैं। यदि बालक को शारीरिक दोषों के कारण, अगर बालकों को शारीरिक दोषों के कारण उनको एक समान लक्षणों का वितरण किया जाए तो उसमें समान रूप से जैसे 30% बालक विभिन्नता के लिए होते हैं जो व्यक्तिगत मॉडल के रूप में होते हैं, और 70% बालक ऐसे होते हैं जो सामान्य स्थिति में होते हैं। मान लो एक कक्ष है, उस कक्ष में 30% बालक तो हैं दिव्यांग, विकलांग, विशिष्ट, लेकिन 70 जो प्रतिशत बालक सामान्य। उसके बाद में मनोसामाजिक मॉडल नंबर 4, मनोसामाजिक मॉडल। ये समावेशी शिक्षा के मैं मॉडलों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, इसलिए प्रशिक्षणार्थियों इसमें विशेष रूप से ध्यान दीजिए। देखिए, जो मनोसामाजिक रूप से अलग अलग बालकों की प्रवृत्तियाँ भी अलग अलग होती हैं। प्रत्येक बालक इस श्रेणी में नहीं आता है कि उनके संवेदक रूप से परेशान भावनाओं को प्रदर्शित करने में कठिनाई होती है। कुछ बालक तो ऐसे होते हैं जो अपने संवेगों पर असंतुलित प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार बालक संवेदनात्मक परेशानी बालकों में परेशानी का एक कारण है। देखिए प्रशिक्षणार्थियों, इसमें जो मनोसामाजिक जो मॉडल है इसमें संवेगों के ऊपर है कि बालकों के संवेग किस प्रकार से हैं। कुछ बालक सामान्य से अधिक संवेगात्मक होते हैं, कुछ सामान्य से कम होते हैं और कुछ अधिक होते हैं। वो अपने संवेगों को रोक नहीं पाते हैं, वो अपने संवेगों पर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इसलिए मनोसामाजिक जो मॉडल हैं इसके अंतर्गत समावेशी जो शिक्षा है इसके द्वारा अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। उनको गुणों को नहीं सीख पाता है, उसके परिणाम स्वरूप उनका प्रभाव पड़ता है चरित्र पर, व्यक्तित्व पर, उसके बाद में उनकी कार्य प्रणाली और व्यावसायिक इन पर देखने को उनका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो अपने संवेगों को नहीं रोक पाते हैं, इसलिए ऐसा कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका ध्यान पुनः आकर्षित करता हूँ। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनोसामाजिक रूप से बालक भिन्न भिन्न होते हैं और समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। अपने संवेगों को जो नहीं रोक पाते हैं ऐसे बालक आपने देखा होगा जिनको अपराधी बालक भी कहते हैं। वो अपराध कर बैठते हैं, उनके संवेगों पर नियंत्रण नहीं है, सामाजिक नियंत्रण नहीं है, और ऐसे बालकों को जो आपराधिक बालक हैं उनके लिए समाजहीन भावना से देखता है। इसलिए मनोसामाजिक मॉडल के अंतर्गत यही आते हैं सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, अपंग बालक, लेकिन जो संवेगों पर नियंत्रण रखते हैं
वो बालक श्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए विशेष शिक्षा का होना अनिवार्य है। जो सकारात्मकता जो पाई जाती है वो अपराधी प्रवृत्ति को रोकती है। जो सकारात्मक संवेग होते हैं वो अपराधी प्रवृत्ति को रोकते हैं, और जो सकारात्मक संवेग नहीं है, नकारात्मक हैं, वो अपराधी प्रवृत्ति को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए यहाँ सकारात्मकता का सोच अधिक है। इसलिए विशेष शिक्षा का होना भी अनिवार्य है। अब आता है जीव अथवा चिकित्सकीय मॉडल। जीव अथवा चिकित्सकीय मॉडल, इसमें नंबर 5वां है जीव, जीव नहीं जीव, जीव विद्या, जीवन चक्र वह चिकित्सकीय। चिकित्सकीय मॉडल, ये 5 ही मॉडल हैं मुख्य रूप से। मुख्य रूप से 5 ही मॉडल हैं। यहाँ इस मॉडल के अंतर्गत वे बालक आते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम तो होते हैं, लेकिन उनमें विभिन्नता कई कारणों से हो सकती है। अनुवांशिक कारणों से भी हो सकती है, अक्षमता और जन्मोपरांत चोट के कारण, या शारीरिक विकृति के कारण, दुर्घटना के कारण, किसी भी प्रकार से जीव विद्या और चिकित्सकीय मॉडल। जीव विद्या में वे आते हैं जो अनुवांशिकता के कारण ही वो दिव्यांग होते हैं, ऐसे बालक जीव विद्या के अंतर्गत हैं। चिकित्सकीय मॉडल वो हैं जो किसी भी प्रकार से चिकित्सा के द्वारा उनको ठीक किया जा सकता है। और ऐसे बालक आपने देखा होगा जन्म के बाद और एक जन्म से पूर्व, जन्म के पहले जन्म लेते ही वो हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो दुर्घटना के कारण, उसके कारण ये चिकित्सकीय मॉडल के अंतर्गत आते हैं। ऐसे बालक कभी आपने देखा दुर्घटना के कारण हो जाते हैं, जन्म के कोई चोट के कारण या किसी भी प्रकार से अक्षम हो जाते हैं। और जन्म के समय होने वाले बालक क्षति के कारण शारीरिक रूप से अक्षमता पाई जाती है। देखिए, जन्म के होने के कारण ऐसे बालकों में शारीरिक रूप से अक्षमता पाई जाती है, क्योंकि ऐसे बालक जन्म से ही होते हैं और कुछ जन्म के बाद में होते हैं, कुछ समय के बाद में होते हैं। इसलिए इनमें भी एक पाई जाती है जन्म पूर्व की क्षति, अर्थात जन्म से पहले जो गर्भवती महिलाएं हैं उन महिलाओं को दवा या चोट के कारण ऐसे बालक जन्म पूर्व से ही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अर्थात शारीरिक रूप से जो कमज़ोर बालक होते हैं वो मानसिक रूप से भी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। अगर शारीरिक रूप से अगर कमज़ोर बालक है तो ऐसा बालक मानसिक रूप से भी कमज़ोर पाया जाता है। इसलिए उनको ऐसे बालकों को समझ लेना चाहिए। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं, मॉडल, इनके बारे में आपका विचार व्यक्त किए हैं। मौखिक संचार मॉडल, संस्कृति मॉडल, सांख्यिकी मॉडल, मनोसामाजिक मॉडल और जीव चिकित्सकीय मॉडल, इस प्रकार से 5 प्रकार के मॉडल ये समावेशी शिक्षा में पाए जाते हैं। ये 5 प्रकार के जो मॉडल हैं ये समावेशी शिक्षा में पाए जाते हैं, और इन मॉडलों की आवश्यकताएं हैं ये बालकों में विशिष्टता प्रदान करती हैं। इन मॉडलों के माध्यम से बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और शैक्षिक गतिविधियों से जुड़ता है। ये आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ, 19वां, कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं एवं मॉडल। अब मौखिक संचार मॉडल, संस्कृति मॉडल, सांख्यिकी मॉडल, मनोसामाजिक मॉडल और जीव विद्या और चिकित्सकीय मॉडल, इन मॉडलों पर मैंने आज आपको प्रकाशित किया है। इसके लिए आपको बार बार और बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मैं अपना यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके लिए धन्यवाद।